रोका जाए ताकि हमारा भारत देश फले फूले और समृद्ध हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित प्रसाद शॉपिंग सेंटर इमारत का वह छज्जा गिरा। 10 बाई 90 फीट का वह मलबे में तब्दील हुआ। 2 लोगों की मौत हुई। तीसरा युवक जो था उसके ठीक दूसरे दिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए सिद्धार्थ अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया है। एक बार फिर हम गोरेगांव पश्चिम के उस शॉपिंग सेंटर के बगल में स्थित आजाद शॉपिंग सेंटर के पास हम आए हैं। यहाँ की भी स्थिति लगभग उसी तरह है जिस तरह से प्रसाद शॉपिंग सेंटर की है। अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि प्रसाद शॉपिंग सेंटर का जो करता धरता था वही करता धरता इस आजाद शॉपिंग सेंटर का भी है। मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश रावत से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आने के पहले जिस प्रकार से यह शटर खुला हुआ था या ग्रिल खुली हुई थी, इसके अंदर हम गए थे, जायजा हमने लिया, लेकिन हमारे आने के बाद इस ग्रिल को बंद कर दिया गया, यह बताने के लिए कि यह औपचारिक रूप से जैसे पहले बंद था वैसे अभी भी बंद है। यहां पर मरम्मत कार्य शुरू तो किया गया है, लेकिन क्या वह पर्याप्त होगा? क्या इमारत का छज्जा नहीं गिरेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रसाद शॉपिंग सेंटर के पास जो प्लास्टिकरण बिल्डर मनोज जैन ने किया, उसी तर्ज पर यहां पर भी प्लास्टिकरण का काम शुरू हो चुका है। यहां पर सीमेंट के वह बैग्स देखे जा सकते हैं। भीड़ बड़े पैमाने पर उमड़ती नजर आ रही है और यह वह सीमेंटेड से भरा हुआ वह तमाम जो पैकेट्स है वह रखा गया है सिर्फ और सिर्फ इस शॉपिंग सेंटर के बाहरी दीवारों में जो दरार पड़ा है उस दरार को पूरी तरह से उसका मरम्मतीकरण करने के लिए इसे यहां पर ला फेंका गया है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा तो नहीं, यह जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। हमारे यहां पर सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब घटना घटती है उसके बाद ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लकीर पीटने की कवायद घटना के बाद ही शुरू होती है। खास करके उन निर्दोषों का क्या जिनका इस तरह की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। मेयर साहब आते हैं, पुलिस कमिश्नर आते हैं, तथाकथित राजनेता पहुंचते हैं मौके का जायजा लेने के लिए और उन परिवारों को सांत्वना देते हैं जिस परिवारों के सदस्यों की अकाल मृत्यु होती है इन घटनाओं के चलते। एक बार फिर मैं शिवसेना व्यापारी संगठन प्रेरित आजाद शॉपिंग सेंटर का वह कटआउट अपने कैमरे के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिसके सुभाष सिंघवी साहब व्यापारी उप विभाग प्रमुख हैं, सुरेश सरवैया साहब कमेटी सदस्य हैं, केतन कुंडलिया कमेटी सदस्य हैं, प्रवीण गोंगरी भी कमेटी सदस्य हैं और एक बड़ा नाम नरेश कालरा। जिस व्यक्ति को हम तलाश रहे थे उस व्यक्ति की तस्वीर इस कटआउट में लगी हुई है जो कमेटी सदस्य है। प्रकाश कोठारी कमेटी सदस्य हैं। इसके अलावा सूर्यकांत सोनावने जो व्यापारी उप विभाग प्रमुख है गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के। यह वह विधानसभा क्षेत्र है जहां के विधायक शिवसेना के साफ तौर पर देखे जा सकते हैं सुभाष देसाई साहब। सुभाष देसाई साहब ने प्रयत्न किया था, उनका वक्तव्य हमारे पास आया था ऑफ द कैमरा। उन्होंने हमें बताया था कि हमने भी कोशिश करी थी लेकिन वह नाकामयाब रहे। बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुकुरमुत्तों की भांति अवैध निर्माण कार्य के चलते चंद बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए तत्पर रहा करते हैं तो वहीं निर्दोषों की जान चली जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं चेतन राजपुरोहित। संक्षेप में चेतन भाई जानना चाहेंगे, इमारत गिरती है, लोग पहुंचते हैं, सांत्वना देते हैं मरे हुए परिवारों को और आपातकालीन घोषणा भी की जाती है राहत राशि के रूप में। क्या लगता है इन तमाम जो चीजें हैं क्या दिखावा है, क्या इसमें कुछ हकीकत? दिखावा एक नंबर। आश्वासन दिए जाते हैं मगर होने के बाद में कोई नहीं मिलता है। जो मरने वाला मर जाता है, फिनिश, आगे कुछ नहीं होता है। कितने सालों का तजुर्बा रहा है आपका गोरेगांव पश्चिम में? 23 ईयर। इन 23 सालों में जिस आजाद शॉपिंग सेंटर जो जीपी रोड गोरेगांव पश्चिम में स्थित है, इस इमारत का निर्माण कार्य पिछले 23 सालों में कितने बार हुआ था? मरम्मत कार्य की बात कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। क्या ये समझा
समझा जाए कि प्रसाद के गिरने के बाद अब आजाद पर ध्यान देने की कवायद? वो वैसा तो नहीं है, वो गिरा तो बाद में, उसके पहले इधर काम चालू हुआ है मगर स्लो चल रहा है बस। काम शुरू हुआ है, वजह क्या है कि मानसून के बाद ही, मानसून के दौरान ही कोई दुर्घटना घटती है, उसके बाद ही यह मरम्मत कार्य को अमली जामा पहनाया जाता है। बॉम्बे में वैसा ही होता है कि जब कोई हो जाता है तो उसके बाद ही कुछ काम चालू होते हैं, पहले नहीं होते हैं। मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन मुकेश रावत से गुजारिश करूंगा कि हमारे कैमरे के सामने उमड़ी ये इस भीड़ को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें और साथ ही उन तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, मंसूबा क्या है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मानसून के दौरान मुंबई में जर्जर इमारतों का गिरना बदस्तूर जारी रहता है, तो उसी तर्ज पर गोरेगांव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने बने 45 साल पुराना वह प्रसाद शॉपिंग सेंटर, जिसे मनोज जैन नाम के एक बिल्डर ने बनाया तो था, लेकिन जहां नीचे निवासी जो कमर्शियल गालाज हैं, ऊपर रेसिडेंशियल तकरीबन 48 परिवार उसके ऊपर अपने जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं परिवारों के साथ, लेकिन उनके जहन में एक खौफ मंडराता साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले हमने जायजा लिया था प्रसाद शॉपिंग सेंटर का, आज हम पहुंचे हैं आजाद शॉपिंग सेंटर में और एक बार फिर उस तमाम मंजर को काफी करीब से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह दर्शक जो इस कार्यक्रम को शिद्दत से देखते हैं कि मुंबई में किस प्रकार से जर्जर इमारतों की क्या समय रहते स्ट्रक्चरल ऑडिट होती है, बीएमसी द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी बिल्डर उसे दरकिनार कर देता है, मरम्मत नहीं करता है, लिहाजा दुर्घटनाएं घर करती हैं और उन तमाम इमारत में रहने वाले निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता है। बहरहाल प्रसाद शॉपिंग सेंटर का जो हादसा हुआ था, उस मामले में बिल्डर के खिलाफ यानी मनोज जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, साथ में प्रदीप जैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि प्रदीप जैन, मनोज जैन जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, एक दूसरे से हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनका मामला न्यायालय में प्रलंबित है, बावजूद उसके गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मनोज जैन के साथ प्रदीप जैन का भी नाम जोड़ दिया गया है। अटक पूर्व जामीन यानी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए मनोज जैन न्यायालय के चक्कर काट रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार उसकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रकाश भाई, यहाँ पे कितने सालों से रहते हो आप? मैं अभी यहाँ से 4 साल सर्विस करता हूँ। आप ये बताइए, आपसे एक छोटा सा सवाल है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मौत होती है उनके परिवारों के दिल पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है, जो जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, क्या उसके खिलाफ पर्याप्त रूप से कानूनी कार्रवाई हो पाती है? नहीं होती है, होती नहीं है ना। जब बिल्डिंग गिरता है बाद में करता है, कुछ पैसे देके छूट जाते हैं। होता किधर है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं होता है। बात करें यदि बीएमसी के, तो उसके अधिकारी यहाँ आते हैं? कोई नहीं आता है, आता ही नहीं है कोई। अभी सब आएंगे जब वोट लेने आएंगे, सब ये लेने आएंगे, बाकी ये बिल्डिंग अभी इतनी जूनी है तो कोई देखने नहीं आया। कोई कंप्लेंट करेगा तभी बाद में देखने आएंगे, तभी फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, तभी सब लोग आएंगे देखने के लिए कि क्या हुआ ये। हम अपने तमाम दर्शकों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराना चाहते हैं कि अंधेरी पश्चिम के लिंक रोड पर स्थित जिस हाईराइज इमारत में 21वीं मंजिली में आग लगी थी, उसका मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर उस इमारत को बनाने के समय जो कानूनी प्रक्रिया को की धज्जियां जो उड़ाई गई थी, उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। यानी कि उस कॉरपोरेट, उस बिजनेस पार्क में यदि आग नहीं लगी होती तो सच्चाई सामने नहीं आती। वहां पर पहुंचे महापौर सुनील प्रभु साहब ने उस मृतक दमकल कर्मी नितिन येवलेकर को 15 लाख की राहत राशि की घोषणा की, लेकिन उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके परिवार, आखिर मुसीबत का जो पहाड़ टूटा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि एक फेक कॉल नहीं गया होता कि एक अज्ञात महिला किसी लिफ्ट में फंसी है, इस फेक कॉल को पूरी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन डेवलप करते हुए नितिन येवलेकर उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर भीषण आग लगी थी, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी मौत की परवाह न करते हुए नितिन येवलेकर वहां पहुंचे और काल की गाल में समा गए। अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। गार्जियन मिनिस्टर आरिफ नसीम खान साहब वहां पहुंचे हैं। उन्होंने गंभीर कदम उठाते हुए उस बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करी है। हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि उस कॉरपोरेट
जो बिल्डिंग है उसकी ओसी को रद्द कर दिया गया है, लेकिन ऐसे तमाम वह इमारतें मुंबई में अभी भी काबिज हैं जिसमें 80% इमारतों को अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और बिल्डर ने उन इमारतों को बेच दिया है, मुनाफा भी कमा लिया है। अब इंतजार है दुर्घटनाओं का। यह आलम है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, वह मुंबई जिसमें स्थित है बृहन मुंबई महानगर पालिका, वह बृहन मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक कर रहा है। ऐसी बृहन मुंबई महानगर पालिका की ये कार्यशैली है। आपसे मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम यमुनेश्वरी ठाकुर है और मैं यहाँ से मतलब 32 साल से रह रही हूँ। मेरा आना जाना यही रोड से होता है, पर लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि ये जो दुकान वाले हैं जो आज ये बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं कि इनके घर में भी इनकी माँ बहनें सब इनका इंतजार कर रही हैं। जिस दिन ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी तभी इन्हें एहसास होएगा कि आज हमें बिल्डर का साथ देना चाहिए या हमें किसके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे इसका कारण इनको पता है, वरना पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है, इस तरह से हालात हो रहे हैं। हम आम पब्लिक इधर से निकलते, कभी भी बिल्डिंग नीचे गिरेगी तो हम लोग को भी तकलीफ है। दुकानों से बाहर नहीं आने का क्या यह कारण समझा जाए कि कहीं ना कहीं बिल्डर का डर उनके जहन में है? डर है, बिल्डर का डर है, तभी ये नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि आने वाले समय में इनके साथ में भी यही घटना घटेगी जो अगली बिल्डिंग में हो चुकी है। एक मासूम बच्चा 16 साल का जा चुका है, उसकी माँ से पूछो कि उसका दर्द क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी तक खोया नहीं ना इनका बच्चा। जिस दिन इनका बच्चे खोएंगे तभी इन्हें पता चलेगा। आज इनको इनकम हो रही है तो इनको लग रहा नहीं हमारा काम हो रहा है, पर लेकिन आज एक दुकान वाला नहीं बोलेगा। आप जाके देखो, अगर बाई चांस इस बिल्डिंग के अंदर कुछ होता है तो एक फायर ब्रिगेड अंदर जा नहीं सकता है। एक मासूम कैसे अंदर जा सकता है, यह हम खुद लेके जाने की कोशिश करते हैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश रावत को, और यहाँ का सूरत हाल बताना चाहेंगे कि यह जो प्रेमाइसेस दिखाई दे रहा है, दरअसल यह इस बिल्डिंग के ही प्रेमाइसेस के भीतर का एक नजारा है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से इलीगल कंस्ट्रक्शन के तहत अवैध दुकानें खड़ी कर दी गई हैं और खास करके मनी पावर, मसल पावर की तर्ज पर बिल्डर अपने मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है। और जब कोई घटना घटती है तो सिर्फ और सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए न्यायालय के चक्कर काटने को बेबस रहता है कि किसी तरह उसे एंटीसिपेटरी बेल मिले ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गोरेगांव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने इस आजाद शॉपिंग सेंटर के पास हम खड़े हैं, जिसमें स्थित दुकानों के तमाम दुकानदार हमारे सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के खौफ के चलते। तो हम ऐसे तमाम लोगों को यह कहना चाहेंगे कि हमारे द्वारा कवर की गई खबरों को कई बार रोकने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन हमारा मकसद सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने लाना है। और खास करके वह जनता जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई को गति प्रदान करने के लिए मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है, क्या उन लोगों की जानें इतनी सस्ती है? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका या फायर कर्मियों के पास या फिर राज्य सरकार के पास या शासन प्रशासन के पास इतना समय नहीं है कि ऐसे इलाकों का वह जायजा ले, वहां का परीक्षण करे, निरीक्षण करे, वहां पर खड़ी उस तमाम जर्जर इमारतों का क्या स्ट्रक्चरल ऑडिट हो पाया है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमलेश वैष्णव हमारे साथ हैं। होम पिच रहा है, होम ग्राउंड रहा है, काफी कुछ जानकारी यहाँ के बारे में रखते हैं और आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जो दशा व दिशा है, काफी उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करिए। कमलेश जी, ये जानना चाहेंगे, गोरेगांव रेलवे स्टेशन के ठीक सामने प्रसाद गिरा, प्रसाद का वह स्लैब 10 बाई 90 का था, मलबे में तब्दील हुआ, 2 लोगों की मौत हुई, तीसरे व्यक्ति ने तड़पते हुए दूसरे दिन उसकी भी मौत हो गई। अब बगल में आजाद है, क्या कहेंगे आजाद के बारे में? पिछले 50 साल की बात करो तो गोरेगांव में ये जो प्रसाद शॉपिंग सेंटर और आजाद शॉपिंग सेंटर है, मनोज जैन ने बनाया था। जबकि सच्चाई ये है कि एक जोशी परिवार की ये जगह थी जिसको बनाने के लिए इनको दिया गया था। जोशी परिवार को भी साइड पे करके मनोज जैन ने उस जगह को हड़प ली और ये बनाया। और ताजुब की बात तो ये है कि जब ये आजाद शॉपिंग सेंटर बना तो आगे के 4-5 दुकान वालों ने इसका विरोध किया, जो मामला आज भी शायद कोर्ट में लंबित है। और ताजुब की बात तो ये है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 4-5 दुकानों को इनको पीछे दुकान दी जाए, लेकिन मनोज जैन ने सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उन दुकानों की अवहेलना करते हुए 50 दुकान के बाखड़े बना दिए और ये लगभग आज से 30-35 साल पहले 5-5 लाख रुपए में बेच दिए गए, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए। 50 दुकानें, 50 खोखे, 50 वह इलीगल स्ट्रक्चर बना दिए गए और उसके दम पर
इस आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसकी जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, वहां पर यदि एक व्यक्ति की दुकान होगी तो अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है किसी की जान माल से किसी को कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ मुनाफा कमाने का यह पूरा मंजर है। जी, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस फोटो पे नजर डाले। नरेश कालरा नाम का व्यक्ति, इस व्यक्ति की एक दुकान थी, छोटी सी थी। इसने एक अभी उस दुकान के बगल में ठीक आशा कटपीस सेंटर के बाने स्टेशन रोड, जहां दिन दहाड़े एक कोई पिन भी मारेगा तो आवाज आती है, लेकिन आज से 12 महीना पहले उसने 4 पाइप खड़ा करके, एक स्ट्रक्चर खड़ा करके, एक डमी मोमेडियन फेरी वाले को खड़ा करके, उसके साथ साठ गांठ करके आज एक दुकान खड़ी कर दी है और बीएमसी देखती रह गई, प्रशासन सोता रहा और आज उस दुकान की कीमत 50 लाख से ज्यादा है। और सड़कों के किनारे जब कोई फेरी वाला अवैध रूप से कब्जा करता है तो वहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की गाड़ी जाती है और उसकी गाड़ी उस बाकड़े को समूल उखाड़ के अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन उन इलाकों का क्या जो रिहायशी हैं, जो बिल्डिंग के अंदर अवैध तरीके से, बेबुनियाद तरीके से खड़े किए गए हैं, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका सीताराम कुंटे साहब, आप कमिश्नर हैं। सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब आपसे, स्लम इलाकों में जिस प्रकार से तोड़क कार्रवाई की जाती है अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे, क्या उन इलाकों में कार्रवाई नहीं होगी जहां पर बड़े बड़े रसूखदार पैसे के दम पर, पहचान के दम पर दिन दहाड़े अवैध निर्माण का इतिहास रच देते हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? क्या उनके खिलाफ एमआरटीपी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी, कुछ कह रहे थे आप। जिस नरेश कालरा की बात करते हैं तो उसके पता नहीं उसके पास मनोज जैन का ऐसा क्या वीक पॉइंट था कि जो मनोज जैन 1 फुट की जगह भी लाखों रुपए से कम नहीं देता है, तो उसने नरेश कालरा को इतनी छूट क्यों दी, ये रहस्य आज भी नहीं खुल रहा है। और यहाँ के लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने एक शौचालय को तोड़ के वहाँ पे भी जगह दी, वो भी नरेश कालरा ने ली। क्यों ली, क्या ली, ये मनोज जैन जब गिरफ्तार हो गए तभी उसकी पुष्टि होगी। मनोज जैन ने इसके अलावा बिल्डिंग का एक भी खाली हिस्सा बरकरार नहीं रखा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिए गए हैं, उसे आनन फानन में किराए पर दे दिया गया है। किराया जो है वह मनोज जैन की जेब में जा रहा है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि गोरेगांव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक सामने स्थित आजाद शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों की यदि बात करें तो तमाम दुकानदार अभी भी खौफ के साए में हैं। कुछ भी बोलने से कतरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक बिल्डर का खौफ भी कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है। काम शुरू किया गया है, लेकिन यह काम सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं से ये बातें घर कर गई है कि जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का एजेंडा, मकसद कुछ गलत है। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है जो सच्चाई है वह पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने आ सके। इसके साथ ही साथ सरकारी संस्थानों में बैठे उन तमाम उच्चाधिकारियों की भी जहन में, उनके संज्ञान में आ सके कि मुंबई में अब भी ऐसी कई इमारतें हैं जो बंद डब्बे में पड़ी हुई हैं। यदि उनकी बात की जाए तो वहां पर भी दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है और जानमाल भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। आपसे एक सवाल मैंने किया था, यहाँ के समाज सेवकों का, यहाँ के विधायकों का, यहाँ के नगर सेवकों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का, क्या उनकी ये जवाबदेही नहीं बनती है कि ऐसे इलाकों का जायजा लेना चाहिए, उन्हें जायजा लेना चाहिए और उन्हें नोटिस भेजना चाहिए कि भाई बिल्डिंग का ये हाल है और मार्केट का ये जो हाल हो रहा है। आम पब्लिक आती है, मार्केट खोलने का मतलब क्या होता है, कोई घर का एक सदस्य नहीं आता है, कोई भी अनजान पब्लिक भी आती है माल खरीदने के लिए, सामान खरीदता है तो डर रहता ही है कि हम तो इस बिल्डिंग मतलब कैसे जावे इस मार्केट के अंदर। हर जगह मतलब कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिससे कि मतलब डर नहीं लगता है कि हमें मतलब यहाँ पे, तो आमदार को, इनको सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे आके थोड़ा उनका लेना चाहिए। देखिए, यहाँ के आमदार की बात करें तो यहाँ के व्यापारी संगठन के बीरेन लिम्बेचिया ने हमको फ़ोन पे बताया है कि यहाँ के नगर सेवक राजू उपाध्याय, सुभाष देसाई, सभी ने बहुत कोशिश की थी कि इस बिल्डिंग में मरम्मत हो जाए। उन्होंने बिल्डर्स से भी बात की थी, लेकिन बिल्डर्स ने उनकी भी अनदेखी कर दी। उसमें ना यहाँ के एमएलए का कसूर है, ना नगर सेवक का कसूर है। कसूर है तो सिर्फ बिल्डर्स मनोज जैन का, जिसने अपनी तानाशाही के चलते सबको एक तरफ करके नगर सेवक और विधायक की भी नहीं सुनी और अपनी मनमर्जी से
जहाँ पे उसने कुछ साल पहले कहा था, लोगों ने उसको कहा कि मनोज भाई आप इंसानियत रखो, भगवान से तो डरो। तो उसने कहा था कि मैं भगवान से तो क्या डरूं, मैं भी भगवान से कम भी नहीं हूं। ये कुछ साल पहले ये मनोज जैन के शब्द थे। आज वही मनोज जैन छिपता फिर रहा है, इसलिए छिपता फिर रहा है कि कसूरवार है। सबसे बड़ी ताजुब की बात है, जिस दुकान वालों को शौचालय की प्रॉब्लम थी उस शौचालय में भी दुकान काट के दे दी। आप अंदाजा, सेम पोजीशन उसने प्रसाद शॉपिंग सेंटर में भी की, उसके पीछे के पोर्शन में भी की, और ये मनोज जैन की वजह से ही, मनोज जैन की लापरवाही से ही उसका नुकसान ये दुकान वाले भी सहन कर रहे। हम ये न्यूज़ जनहित में इसलिए दिखा रहे, आजाद शॉपिंग सेंटर के न्यूज़ हम इसलिए दिखा रहे ताकि इसकी पुनरावृत्ति प्रसाद शॉपिंग सेंटर की तरह ना हो, जितनी जैसे आज 3 मौत हुई है। मेरा इतना जजमेंट है, खुदा ना करे कहीं यहाँ कुछ हो गया तो यहाँ 3 नहीं 300 मौत हो सकती है, क्योंकि प्रसाद शॉपिंग सेंटर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक गली सी है, जो जगह थी, स्पेस थी, वहाँ पे दुकान के बाकड़े बना दिए। 2-2 फुट 4-4 फुट की जगह भी मनोज जैन ने लाखों रुपए में लेके बेच दी, और इस मनोज जैन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। यहाँ यदि कोई दुर्घटना होती है तो 3 नहीं 300 लोगों की जाने जा सकती है। इस पर जवाब देगी बृहन मुंबई महानगर पालिका, इस पर जवाब देगी महाराष्ट्र सरकार कि आखिर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। हम इस ग्रिल को एक बार फिर दिखाएंगे जो हमारे आने के बाद बंद किया गया। इस ग्रिल को भले बंद किया गया, लेकिन इस ग्रिल के भीतर जूम करके अपने कैमरे में हमारे कैमरा पर्सन ये दिखाने की कोशिश करे कि वह दुकानें जो हैं वह अभी भी खुली हैं। इस बात की तस्दीक है कि यह दुकान अभी भी तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर इस ग्रिल को बंद भले ही किया गया हो, लेकिन दुकानें बदस्तूर जारी है। इन दुकानों के भीतर जो अंदर का मंजरनामा था इसे हम कवर ना कर सके, शायद यही कारण है कि इसे बंद कर दिया गया। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपका नाम? इलियास। इलियास भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से बिल्डिंग का छज्जा गिर रहा है, जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से निर्दोषों की जानमाल का नुकसान हो रहा है, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी हो सकती है? मनपा की हो सकती है। और क्या उस बिल्डर की नहीं जिसने इस बिल्डिंग को बनाया? तो अभी देखो किसने बनाया, कब, कौन, हो तो वही जानते हैं ना, सारे उनके पास ही रिकॉर्ड है। और हम तो यही लाइन में है, यही काम कर रहे हैं। अभी जूनी रिपेयरिंग करना, बिल्डिंग छोड़ दिया, अभी नहीं बना रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इसकी हालत जो देख रहे हैं ना, एनी टाइम, कभी भी इसका कोई टाइम नहीं है। एक बार और थोड़ा सा हवा का झोंका या थोड़ी सी बारिश आवे तो ये साफ हो जाएगी और नीचे कई लोगों को ले डूबेगी। ये आरोप हमारे नहीं है, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये वक्तव्य है उस इंसान के जो खुद पुरानी बिल्डिंगों का मरम्मत कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, साफ तौर पर उनका ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, और वो सवाल है सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब से, कि दक्षिण मुंबई के उस रिहायशी इलाके में बनी कैंपा कोला इमारत जब बन रही थी तब उस समय किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब कई साल बीत चुके हैं तो अब उसे अवैध और इलीगल घोषित करार देके उसमें रहने वाले तमाम लोगों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। क्या समय रहते ही अवैध व इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर जर्जर इमारतों का परीक्षण व निरीक्षण नहीं किया जा सकता? और यदि समय रहते परीक्षण निरीक्षण किया जाए तो शायद इमारत के गिरने के बाद निर्दोषों की जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? विजय सिंह। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही आजाद शॉपिंग सेंटर में वॉचमैन। सिंह साहब, ये बताइए, आजाद शॉपिंग सेंटर में कितनी दुकानें हैं? 40 दुकानों में से एक भी दुकानदार सामने आने को तैयार नहीं है, लिहाजा आपको हमारे सामने भेजा गया है। चलिए आपसे ही 2 सवाल पूछ लेते हैं। आप लोग बोल रहे हो जाली बंद किया गया, 3 दिन से दुकानें बंद है, लेकिन ये माल निकालने के लिए ग्रिल खोला गया था। दुकान बंद होने में समय लगता है, इतना जल्दी दुकान नहीं, 7 दिन से दुकानें बंद है। ये खाली रेप तोड़ा गया, पतरा तोड़ा गया, इसके लिए माल खाली करने के लिए ये जाली खोला गया सर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि यह ग्रिल हमारे लिए बंद नहीं किया गया था, यह ग्रिल माल निकालने के लिए बंद किया गया था, लेकिन इस ग्रिल को बंद किसके कहने के बाद इस ग्रिल को बंद किया गया था? काम खत्म हो गया, अभी 5 बजने का टाइम हो गया। ये जो ग्रिल बंद किया गया है ये किसके? ये तो खाली पतरा तोड़ के निकालने के लिए किया गया है, जो बाहर रखा हुआ है आपके सामने आंखों के ऊपर से पतरा तोड़ा गया, वो बाहर निकालने के लिए किया गया। मेरे को 11 साल हो गए सर। 11 साल हो गया। क्या आपको पुराना यहाँ का इतिहास पता है?
मेरे को क्या ऐसा तो कुछ पता नहीं। सबूत है नीचे की दुकान का, बिल्डिंग प्रपोजल का कोई प्लान है तो मेरी चैलेंज है कि कोई भी दुकान वाला दिखावे कि इतनी दुकानें बिल्डर्स ने इनको बना के दी है। तो उनके पास तो मेरे को सर प्रूफ नहीं है। 40 दुकान है। मैं तो आप पिछले 11 साल से मैं वाकया कर रहा हूँ, ये पिछले 50 साल की बिल्डिंग है। मैं आपको लेमन न्यूज की तरफ से खुली चैलेंज करता हूं कि बिल्डिंग प्रपोजल का कोई भी प्लान होवे तो लेमन न्यूज में मैं सारे दुकान वालों का स्वागत करूंगा जिन्होंने भी अवैध दुकानें खरीदे। अगर उनका बिल्डिंग प्रपोजल में नाम हो तो पेश करे। तो उनको वो तो दुकान वाले को ही पता रहेगा सर, अपने को पता नहीं है। लेकिन 40 दुकान है। आपको एक राय दूंगा जी। आपको जो ड्यूटी दी गई है आप ड्यूटी कीजिए। प्रतिनिधि बनकर जो आते हैं ना, आपको इतिहास नहीं मालूम है। कानून का प्रतिनिधि पचड़ा। बनकर जो भी सामने आएगा उसके पास जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर हम उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। इस तोड़े हुए पत्रे को, सीमेंट के पत्रे हैं, यह दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो आजाद शॉपिंग सेंटर के सामने पड़ा है। इसके अलावा हम इस प्रसाद शॉपिंग सेंटर की तर्ज पर खड़ी इस आजाद शॉपिंग सेंटर की इमारत को एक बार अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार, जिसके नीचे दुकानें तो हैं लेकिन उन दुकानों के साथ अवैध दुकान भी जोड़ दिया गया है। अब खानापूर्ति के नाम पर प्लास्टिक की सेटिंग लगाकर इसकी प्लास्टिकरण का काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे किसी सवालों का कोई भी वाजिब जवाब हमें नहीं मिल पाया है। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है कि यदि आपके इलाके में भी इस तरह की समस्याएं हैं, यदि आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार का ताना बाना कहीं बुना जा रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। आज के इस सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे आने संजय मिश्रा और कमलेश वैष्णव को इजाजत। नमस्कार। Mahe Ramzan